मैं कराऊं? रुद्राक्ष आया ये? तो बोलेगा कौन? ये यहाँ सॉल्व कर सकते हैं ना। देखो, अगर a person sitting inside an elevator performs a weighing experiment with an object of mass 50 kg। आ गया? ये एलिवेटर है, इसके अंदर एक आदमी बैठा हुआ है, वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है एक ऑब्जेक्ट के साथ जिसका मास कितना है 50 kg। सपोज दैट हाइट, suppose the variation of height in of the elevator from the ground is given by y is equal to 8 1 plus sine 2 pi by t into t, where capital T is 40 pi second, taking acceleration due to gravity. This is the maximum variation of the object's weight as observed in the experiment। अच्छा, ऑब्जेक्ट वेट में वेरिएशन कैसे आएगा? क्या आप ये सब जानते हो कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका वेट वेरी करने का मतलब क्या है? नॉर्मल रिएक्शन चेंज होता रहेगा। वेरिएशन इस वेट का मतलब क्या होता है? चेंज इन नॉर्मल फोर्स। तो जब ये लिफ्ट टाइम जीरो पे होगी तो टाइम जीरो पर क्या कंडीशन होगी? एक बात सुनो, यहाँ पे ये तुम एसएचएम का डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन पढ़े हो ना, ये पार्टिकल एसएचएम का कर रहा है क्योंकि इसका इक्वेशन y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t जैसा है। तो ये पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, तो अगर मैं इसका एक्सेलरेशन लिखना चाहूँ तो एक्सेलरेशन में क्या लिखूंगा? यहाँ से देखो, बेसिकली तुम्हें क्या करना होगा, सबसे पहले तो तुम्हें पता है कि एकदम t0 पर इसके ऊपर क्या एक्सेलरेशन होगा। t0 पे एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे? a की वैल्यू क्या होती है? d स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर। ये वो चीज नहीं है जो तुम सोच रहे हो ओमेगा स्क्वायर नहीं कहते हो कि 8 प्लस b है, तुम्हें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा प्रॉपर। तो पहली बार अगर तुम डिफरेंशिएट करोगे तो v मिलेगा, इसको पहली बार डिफरेंशिएट करो dy बाई डी टी, तो क्या आएगा? 8 बाहर आ जाएगा प्लस 8 cos 2 पाई t बाई टी, और 2 पाई t बाई टी को मैंने क्या मान लिया है? t माना था यहाँ पे, तो 2 पाई बाई टी इंटू टी को फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई बाई टी, तो ये बनेगा 8 प्लस या 8 1 प्लस 2 पाई बाई 40 पाई, मतलब 1 बाई 20 पाई इंटू टी, नहीं इंटू कॉस, और ये बन जाएगा 1 बाई 20 पाई इंटू टी या t बाई 20 पाई। अच्छा 8 प्लस था ना, हाँ ठीक है, 8 बाई 20 पाई। तो एक्सेलरेशन लिखो तो क्या आएगा? फिर से डिफरेंशिएट कर दो इसको, 8 बाई 20 पाई बाहर रहेगा, कॉस का क्या हो जाएगा? माइनस साइन t बाई 20 पाई, और ये इसका स्क्वायर। अब टाइम t इज इक्वल टू 0 पर अगर आप देखो तो एक्सेलरेशन 0 है कि नहीं? टाइम t 0 पर एक्सेलरेशन 0 है, वेलोसिटी मैक्सिमम है, लेकिन वेलोसिटी तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता जब तक एक्सेलरेट नहीं होगी बॉडी, तो उसका नॉर्मल वेट चेंज नहीं होता। तो जो लीस्ट वेट दिखाएगा वो कितना दिखाएगा? 500 दिखाएगा। अब वो कह रहा है कि इसमें मैक्सिमम वेरिएशन कितना हो सकता है? मैक्सिमम वेरिएशन का मतलब क्या है? a मैक्स हो जाए, तो a मैक्स कब होगा? da बाई डी टी को 0 करके t निकाल सकते हो। a मैक्स अगर करना है तो फॉर a मैक्सिमम da बाई डी टी की वैल्यू 0 करो, तो da बाई डी टी 0 तो कितना होता है? इसको 0 करो तो ये तो हट ही जाएगा पूरा, ये बन जाएगा माइनस सॉरी प्लस कॉस t बाई 20 पाई, ठीक है, और कुछ? अरे ये आ गया cos t बाई 20 पाई, उसके बाद 1 बाई 20 पाई को और डिफरेंशिएट करोगे ना, हाँ अच्छा ठीक है, तुम ओमेगा की वैल्यू डाल दे रहे हो, हाँ कर सकते हो, तो दोनों एक ही बात है। मैं एक्चुअली जो ये वैल्यू लिख रहा हूँ ये ओमेगा स्क्वायर ही तो है,
ठीक है चलो, तुम जो कर रहे हो दोनों एक ही बात है, कुछ भी अलग थोड़ी है यार। जो तुम बोल रहे हो वही चीज है, बस यहाँ मैं तुम्हें डेराइव करके दिखा रहा हूँ कि ए आया कैसे है। तुम्हें वैसे लिखना है तो नॉर्मल फोर्स क्या होता है, मैक्सिमम फोर्स जो होगा वो ये हो सकता है ए मैक्स की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर ए या ओमेगा स्क्वायर वाई लिख सकते हो। वाई की मैक्सिमम वैल्यू डालनी पड़ेगी। वाई की मैक्स वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर, वाई की मैक्सिमम वैल्यू में ये पूरी वैल्यू 1 होनी चाहिए, ये पूरी वैल्यू 1 ना। अरे यार जब तुम ये लिखोगे प्लस एम ओमेगा स्क्वायर, सुनो सुनो सुनो, हेलो हेलो, ओमेगा स्क्वायर ए एक्सेलरेशन क्या होता है ये लिखते हो ना। ए मैक्स कहाँ होगा, एक्स तो थोड़ा चेंज हो रहा है ना, और ए मैक्स कहाँ होता है। अरे यार इधर देखो, यहां से ऐसे जा रहा है, फोर्स बढ़ा 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 बढ़ा, यहां पहुंचा तो ए मैक्स हुआ। हाँ हाँ, तो फिर का मिनिमम तो ओमेगा स्क्वायर ए होगा ना, तो वही तो मैं यहाँ बोल रहा हूँ, ये ओमेगा स्क्वायर ए लिखना पड़ेगा। तुम समझो ओमेगा स्क्वायर एक्स लगा रहे हो, ए मैक्स कहाँ आएगा। हाँ हाँ, एक्स बोल रहा था ना वो कब से, ए बोला। ओमेगा स्क्वायर देखो, एक्सेलरेशन तुम्हारा ओमेगा स्क्वायर एक्स है, लेकिन एक्स की वैल्यू होती क्या है, मैक्स के लिए एक्स की वैल्यू ए होनी चाहिए, तो मैंने ए मैक्स के लिए ये लिखा है, क्योंकि यहाँ एम ए मैक्स लिखना है। अब एम्पलीट्यूड इसका कितना है तो तुम्हें बताना पड़ेगा, कितना है एम्पलीट्यूड, 8 है एम्पलीट्यूड, क्योंकि ये 8 तुम्हारा कांस्टेंट अलग आ गया है। ये इक्वेशन लिखोगे तो ये ऐसा दिखेगा, y इज इक्वल टू 8 प्लस 8 साइन 2 पाई टी बाई टी। तो ये तो तुम्हारा कांस्टेंट वैल्यू है, क्यों दिखा रहा है स्टार्ट कहां से हो रहा है सिस्टम, और ये वाली जो वैल्यू है इसमें ये एम्पलीट्यूड का काम कर रहा है 8। तो यहां रख दो यार वैल्यू, तो n कितना हो जाएगा 500 प्लस mg 500 आया था ना, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा कितना आएगा यहाँ से, ओमेगा 2 पाई बाई टी होता है ना। हाँ, तो ये पूरा ओमेगा है, मतलब 1/20 का स्क्वायर इंटू 8, एम्पलीट्यूड 8 है। तो n की वैल्यू कितनी, 500 प्लस 1/50। हाँ ये हाँ, ये ए मैक्स, और क्योंकि ऊपर माइनस दोनों साइड जाएगा ना, तो जो वेरिएशन आएगा ये 501 आया। लेकिन ये 501 कब होगा, अब पार्टिकल अगर एचएम कर रहा है तो यहाँ पे 500 दिखाएगा मीन पोजीशन पे, यहाँ दिखाएगा 501, इधर जाके फिर 5 तुम्हें दिखाएगा 499। एक माइनस भी तो होगा ना, क्योंकि ऊपर नीचे, अगर मैं इस केस में से ऊपर नीचे वाले लिफ्ट के केस में कर रहा हूं तो ये बॉडी ऐसे मूव करेगी ना। यहाँ पे 500 है, ऊपर जाने के टाइम इस पॉइंट पे 501, इस पॉइंट पे 499, इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, 2। समझा। खैर अगर इस सवाल को करना था तो एसएचएम की बहुत जरूरत थी, एसएचएम का सवाल है, लेकिन एनएलएम में पूछते हैं क्योंकि एडवांस में मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन ही आएंगे। सूडो फोर्स बोल सकते हो, या ये बोल सकते हो कि एक्सेलरेशन निकाला कैसे है, एलिवेटर्स में एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं। और कई बार ना मार्क्स भी कैटेगराइज नहीं कर पाता क्वेश्चंस को। इसको एक्चुअली मैं अगर बोलता तो मैं इसको एसएचएम में बोलता, कॉन्सेप्ट ऑफ सूडो फोर्स को इंट्रोड्यूस किया। इन्होंने एनएलएम में एसएचएम पूरा डाल दिया है। हो गया लिख के, कर सकते हो। मैं देखो दो पहले तरीका अपनाया, लेकिन तुम लोग ये कह रहे थे इसलिए ये बताया। जो दूसरा तरीका था मैंने कहा था साइन की मैक्स वैल्यू रख के करो 16 आ जाएगा, उससे भी आंसर आता। तरीके बहुत हैं सवाल सॉल्व करने के, तुम्हें समझ में आना चाहिए। एसएचएम कर रहा है तो
एक्सेलरेशन निकालने के 2 बार डेरिवेट करते हैं, तुम्हें ओमेगा स्क्वायर एक्स लगाना है वो लगा लो, तुम्हें जो करना है तुम वो कर लो। चले आगे, कल क्यों नहीं आए थे भाई साहब? तुम लोग पहले जो 1 न्यूटन आंसर दिए थे ना, 36.48% बच्चे को ही मिला है, तुम लोग 36% में आ गए। 1 इतने लोगों को आ जाता है। देखो 74 में आ रहे हो तुम लोग, बड़े बड़े वाले बल्क में आ गए यार। और ये 74 कौन वाले हैं पता है? जो एडवांस क्वालिफाई करके वहां तक गए हैं। ये कैसा डेटा देता है? जिन्होंने उस पेपर में करेक्ट किया था कि जो यहाँ कर रहे हैं? अच्छा, वहां नहीं, वो डेटा देना चाहिए ना, समझ में आया कि रैंक कैसे बन रही है। हाँ मिश्रा, तुम कुछ लिख पढ़ रहे हो, क्यों आए हो? लिखा, क्या बात है, जल्दी लिखो भाई। एक काम क्या करो, पहले क्वेश्चन ही लिखा करो तुम लोग। वैसे मिल जाएगा, ये ऐप में पहला ही क्वेश्चन मिल जाएगा। ये 21 का क्वेश्चन है तो आसान ही होगा। 21 का पेपर बहुत आसान था, 22 का बहुत टफ था। मैं पढ़ दे रहा हूँ, जिनको दिक्कत हो रही है देखने में। वन एंड ऑफ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म बीम ऑफ वेट W and length L is hinged on a vertical wall at point O and its other end is suspended by a light inextensible rope. Okay. The other end of the rope fixed. The other end of the rope is fixed at point Q at a height L above the hinge at point O. A block of weight alpha W is attached at a point P of the beam, as shown in figure, not to scale. The rope can sustain maximum tension of 2 root 2 W, not 2 root 2 times of weight. Which of the following statements are correct? Vertical component of reaction force does not depend on alpha. Horizontal component of reaction force at O is equal to this tension, or rope breaks at this. ये तो तुम कर लोगे, आना भी चाहिए। क्या कौन कौन कोई का ऑप्शन आया है? का ए और डी मल्टीपल करेक्ट है ना? आओ देख लेते हैं, क्योंकि अच्छा गलत करने में कोई दिक्कत तो नहीं होती। एक और है, इसको 52% लोगों ने सही किया था, बी वाले को। आओ मिल के करते हैं। तुम लोग क्वेश्चन देखो, ये मुझे लगता है ज़्यादा करके ना इसको सॉल्व करो तुम टॉर्क से। रोटेशनल का सवाल है, एनएलएम में डाल दिया है। वन एंड ऑफ अ हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म बीम ऑफ वेट W, अच्छा ये वेट W है इसका, and length L is hinged on vertical wall at point O and its other end is supported by a light inextensible rope. Light inextensible rope, ये वाला रोप है क्या? The other end of the rope is fixed at point Q, okay, at a height L above the ground. अच्छा ये भी L है, ये भी L है। A block of weight alpha W is attached at point P of the beam, as shown in the figure. The rope can sustain a maximum tension of this. Which of the following statement is are correct? देखो इस सवाल को जरा ध्यान से देखो। जो अरेंजमेंट जो सेटअप बना के रखा है वो पहले ही बता रहे हैं कि इसमें एफ नेट तो 0 है, रुका हुआ है ना पूरा सिस्टम। तो अगर मैं इसकी एफ बी डी बना लूं तो यहाँ क्या फोर्स लग रहा होगा? W, यहाँ लग रहा है अल्फा W, ये क्या हो जाएगा? टेंशन T, L और L बराबर है तो ये 45 डिग्री। ये हिंज पॉइंट है, हमने पढ़ा हिंज पॉइंट पे 2 फोर्सेस लगाते हैं। तो 2 फोर्स कौन से लगेंगे? अगर मैं टेंशन के कंपोनेंट को लूं तो ये वाला थीटा मतलब ये भी 45 होगा ना, तो ये आ जाएगा T/√2
और इधर क्या आ जाएगा T/√2। अब यहां इधर ध्यान से देखो, हिंज पॉइंट पे हमेशा एक फोर्स लेते हैं कि दो लेते हैं? दो लेते हैं। तो अगर मैंने दो लिया तो एक इधर लूंगा और एक ऐसे मान लो ऊपर ले लिया, इसको NH नाम दे दिया और इसको NV नाम दे दिया। तो F नेट 0 मतलब सारे फोर्सेस को बैलेंस करो। ये सवाल मैंने ऐसे क्लास में कराए हैं रोटेशनल में, लगभग ऐसा ही सवाल था। तो यहां मैं ऐसे लिख सकता हूं कि T/√2 इज इक्वल टू W प्लस अल्फा W। नहीं, NV प्लस T/√2 W प्लस अल्फा W। दूसरा इक्वेशन NH की वैल्यू है T/√2। ठीक है क्या? कितने वेरिएबल दिख रहे हैं? 3 है ना, NV, NH और T। एक और इक्वेशन ला दो। कहां से ला दोगे? F नेट 0 है, रुका हुआ है, तो टॉर्क अबाउट हिंज 0 कर दो। हिंज के अबाउट टॉर्क 0 क्यों किया मैंने? NV NH दो वाले फोर्स ये दोनों गायब हो जाएंगे, ये T/√2 गायब हो जाएगा। इस W का टॉर्क किधर आएगा? नीचे की तरफ अंदर आएगा। कितना आएगा? -WL/2। -WL/2। इस अल्फा W का टॉर्क भी नीचे आएगा, -αWL, -αWL। ठीक है। और किसका टॉर्क आएगा? इस T/√2 का टॉर्क ऊपर आएगा। कितना आएगा? प्लस T/√2L। क्या हुआ? क्या हुआ? मुझसे बोलो, क्या हुआ? हिंज पॉइंट पर क्या होता है ये तो मैंने बताया था, जब तुम आए नहीं थे शायद उस टाइम पे रोटेशनल में, जब टॉर्क पढ़ा रहा था कि तो उसको बेचारे को लगता है एक ही बात। हिंज जो है ना, हिंज पॉइंट पे हमेशा दो नॉर्मल इंसिडेंट लेते हैं। तुम एक चीज को इमेजिन करो, अपने हाथ में ऐसे एक कीचेन लो, ऐसे घुमाने की कोशिश करो, क्या होता है? यहाँ फिक्स किया हुआ है मैंने, ये ऐसे ऐसे भी मूव करने की कोशिश करता है, ऐसे ऐसे भी मूव करता है, हाँ ऊपर जाता है ना, और ऐसे आगे पीछे भी होता है ना होल पे। अब जो कि कीचेन की रेंज जो है ना वो बहुत ज़्यादा होती है, मतलब यहाँ पे थिकनेस ज़्यादा है, इसलिए वो तुम्हें ऐसे बहुत बड़े रेंज में ऐसे मूव करते हुए दिखता है, अनबैलेंस्ड होता है। लेकिन सोचो तुम्हारी उंगलियों से थोड़ा सा ज़्यादा होल हो उसका, तो उससे क्या होगा, बहुत तुम्हें क्लियरली दिखेगा ऐसे ऐसे मूव करता हुआ। जब ऐसे ऊपर जाओगा ऐसे भी, ऐसे जाने का मतलब है इधर एक फोर्स आया होगा हिंज की वजह से, और एक फोर्स ऊपर आया होगा हिंज की वजह से। और अच्छा समझना है, एक जाके खीला गाड़ो, इस खीले में एक वो रख, एक रॉड लो, पाइप ले लो, पाइप में होल करके यहाँ रख दो, ऐसे घुमा के छोड़ो, तुम्हें दिखेगा पाइप ऐसे भी मूव कर रहा है और ऐसे भी मूव कर रहा है। तो मतलब इधर भी कोई फोर्स आया होगा और इधर भी कोई फोर्स आया होगा। तो दोनों फोर्स क्यों आए हैं? ड्यू टू हिंज, ड्यू टू कॉन्टैक्ट। तो उन दोनों को हिंज बोलते हैं। एक्चुअली होता क्या है, ये हमने दो बनाया इसलिए कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, लगता तो एक ही नॉर्मल है, मैंने एक इधर दिया एक इधर दिया, तो एक्चुअली नॉर्मल मैंने माना इधर ही लग रहा है, मैंने उसके दो कंपोनेंट लिए कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। कभी भी हिंज पॉइंट होगा तो कोई भी दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नॉर्मल ले लिया करो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा, ये TL/√2 इज इक्वल टू WL/2 प्लस LL मत मार डालो यार, अभी T की वैल्यू यहां से W के टर्म में आ रही है, कितना आ रहा है जब देखो बोलो यार, W/√2 बन जाएगा क्या ये? नहीं, ये क्या बनेगा, √2W/2 प्लस √2 अल्फा W। ठीक है ना, तो ये ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं, √2 कॉमन ले लिया अगर, तो W/2 √2W कॉमन ले लिया, तो ये क्या बनेगा 1/2 प्लस अल्फा। T की वैल्यू मिल गई। अब इक्वेशन क्या कह रहा है, द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन फोर्स एट O मतलब ये वाला, हाँ, डज नॉट डिपेंड ऑन अल्फा। वर्टिकल कंपोनेंट ये रहा, NV अगर यहां से निकाला जाए तो NV क्या आएगा, W प्लस अल्फा W
माइनस टी बाई रूट टू ना, तो एक काम करते हैं ना, टी बाई रूट टू की पूरी वैल्यू डाल देते हैं ना, तो माइनस डब्ल्यू बाई टू माइनस अल्फा डब्ल्यू, तो एनवी की वैल्यू जो है वो डब्ल्यू बाई टू है। तो पहला ऑप्शन तो सही हो गया। समझ आ रहा है कैसे किया मैंने? ये 3 इक्वेशन बन गया, मेरा काम हो गया। दूसरा कह रहा है द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन फोर्स एट O इज इक्वल टू W फॉर अल्फा इज 0.5। अल्फा को 0.5 मतलब 1/2 कर दो। अगर इसको मैं 0.2 कर दूं, 1/2 ना, मतलब ये 1 हो गया, तो ये √2W आ रहा है, लेकिन ना t, अगर t की वैल्यू √2W आ रहा है तो इक्वेशन 2 में देखो NH क्या होगा, t बाई √2, तो √2 कैंसिल हो गया, W आ गया। ठीक है। तीसरा क्या है, टेंशन ऑन द रोप इज 2W फॉर अल्फा इज 0.5, √2W कर रहा है, क्योंकि है कितना टेंशन, √2W। ये द रोप ब्रेक्स इफ अल्फा इज ग्रेटर देन 1.5। अच्छा, अल्फा की ये रोप ब्रेक कब हो जाएगा, जब t बाई √2 की वैल्यू, ये 2√2 पे क्यों होगा, लिखा है क्या, हाँ, मैक्सिमम टेंशन 2√2 है। तो अगर 2√2 का मतलब कितना होता है, 2 इंटू 1.4, 2.8 समथिंग, तो 2.8 पे ये रॉड टूट जाएगी। हाँ, टी मैक्स की मतलब क्या, कहाँ कैंसिल कर रहे हो, क्या बोला? अच्छा ये, हाँ ठीक है, हाँ √2 कैंसिल, तो हाँ ठीक है, रोप ब्रेक हो जाएगा। अल्फा 1.5 रखोगे तो 2√2 मिल जाएगा ना, अल्फा 1.5 रखते ही, तो हो गया। सवाल बहुत आसान था, ये 3 इक्वेशंस बनाने थे, मल्टीपल करेक्ट में आपको बनाना पड़ता है। अभी आपको कैसे मार्क्स मिल रहे हैं, क्या पार्शियल मार्किंग हो रही है कि नहीं हो रही है? अगर तुमने 2 सही किया, 1 गलत किया तो मार्क्स मिलता है, आपको पता है ना, लेकिन 1 गलत किया तो -2 भी होता है कभी कभी। जैसे 4 हैं, ए, इसमें क्या था, ABD सही है, आपने ACD कर दिया तो आपको 2 ही नंबर मिलेगा, नहीं -2 होगा, सॉरी, लेकिन आपने AD किया तो आपको 2+। इंस्ट्रक्शन हर बार बदलते रहते हैं, एडवांस के पहले बता रहा हूँ, हर पेपर में बदलता है इंस्ट्रक्शन। तो जो गधों की तरह काम करते हो, इंस्ट्रक्शन पढ़ने की आदत डाल लो, हर सेक्शन पे अलग अलग होता है इंस्ट्रक्शन, कभी नेगेटिव मार्किंग होता है न्यूमेरिकल में, कभी नहीं होता, कभी किसी में पार्शियल मार्किंग होती है, कभी पार्शियल मार्किंग +1 भी करते हैं, कभी 0.5 का भी नेगेटिव होता है, कभी 0.25 का भी होता है, तो ऊपर के इंस्ट्रक्शंस पढ़ने होते हैं आपको। क्या हो गया तुम्हें, तुम मरवा क्यों रहे हो? अरे वो अच्छा बच्चा है, वो मार ही नहीं सकता। लिख चुके हैं? क्या हो गया? टी मैक्स कितना है, 2√2W। तो टी मैक्स की वैल्यू अगर मैं कहीं भी रख दूं, कहीं भी रख दो, मतलब अब ऐसा नहीं कहीं पर भी इस इक्वेशन में रख दो या किसी भी इक्वेशन में रख दो, वहां से अल्फा निकाल लो कि टी मैक्स के लिए अल्फा कितना आ रहा है। ये अभी ये मत करो, क्योंकि ये तो खाली 3D डायग्राम बना के दिखाया, प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है। हाँ ये करो, पागलपन है, मत करो। वो वही है, वो दिखा रहा है कि जब 2 उंगली रखते हुए स्लिप करता है, स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन की बात कर रहा है, चुटकी बजाना सिखा रहा है तुम्हें, किधर आओ, यही देख लो, फिजिक्स ये भी कराता है। हाँ चलिए, एक तो वैसे 2 ऑप्शन दिख रहा है, 2 और कम दिखने लगेंगे अब, पीछे वालों को नहीं दिख रहा था।
आज मेरा मन नहीं था आने का सुबह सुबह। अरे रात भर मेरे यहाँ लाइट नहीं थी ना। नहीं मेरे साथ नहीं होता, तुमने बताया था ना, अभी मेरे घर की पूजा थी, मैंने नया घर लिया था तो अभी लाइट चेंज करवाया नहीं था, बिल्डर के नाम पे लाइट था और उनको 15 दिन पहले इंटीमेट किया उन लोगों ने कि मैं डिस्कनेक्ट कर दूंगा, बिल पेंडिंग है। उनने मुझे बताया ही नहीं। कल 4 बजे उन्होंने लाइट काट दी तो मैं घर पहुंचा 6:30-7 तक, तो लाइट नहीं थी घर पे। तो मैं कस्टमर केयर को फ़ोन कर रहा हूँ, पहले आधे घंटे तो कह रहे बहुत हैवी कॉल आ रहे तो मैं वेटिंग पे रहो। फिर 45 मिनट उठाए फ़ोन तो मैं पहले उनको चिल्लाया, वो कह रहे 5 बजे ऑफिस बंद हो गया, अब कल ही लाइट आएगी। भाई बहुत ऐसा। फिर मैं चढ़ा जेपी वालों के ऊपर, बिल्डर के ऊपर, मैं कहा मैं कोर्ट में केस कर रहा हूँ। हाँ अरे क्या बात बात में केस, क्या मुझे कौन सा, मेरा भाई लॉयर है, एडवोकेट हो गया, उसको मिल गया है। मैं 3 भाई हूँ हम लोग, मेरा छोटा भाई लॉयर है, एक भाई सीए है और मैं कुछ नहीं हूँ। तो हाँ तो 3 लोग हैं, तो उसको बोल दूंगा, उसको क्या, वो हाई कोर्ट जाता ही है रोज़, एक केस और डाल देगा। हमें कौन सा पैसा देना है वकील को, पैसा तो वकील ही खाते बीच में ही। तुम लोगों के ऊपर भी केस डाल दूंगा नहीं पढ़ोगे तो। अरे मुझे जब मैं मुंबई आया था ना तो मैं आकाश ज्वाइन किया था, मैं आकाश का डिविजनल हेड था मेरा। उसने सारे ने 5 साल का बॉन्ड बनाया था मेरे साथ कि सर आप 5 साल छोड़ना मत, आपकी सैलरी इतनी इतनी बढ़ाते रहूँगा। लेकिन मुझे 6 महीने बाद वहाँ का वर्क कल्चर ही पसंद नहीं आया, 6 महीने में छोड़ दिया। मुझे बहुत डराया उसने कि आपने साइन किया एग्रीमेंट, लीगल नोटिस भेजूँगा, 75 लाख रुपए आपको भरना पड़ेगा। तो मैं डर गया था, 75 लाख भरना पड़ेगा यार, बहुत बड़ी रकम होती। फिर मैं वापस जाने को सोच रहा था, तब तक मास्टर क्लास ज्वाइन कर लिया था मैंने। तो फिर उसने भेजा, मैं एक वकील को मिला, अच्छा लॉयर था, उसने बोला कि ठीक है। उसने नोटिस का जवाब दिया, उसने बोला कि वो लोग गन पॉइंट पे से साइन करवा लिए थे, धमका करके कि फैमिली को मार डालेंगे, ये कर देंगे, गुंडागर्दी से साइन करवा लिए थे। उल्टा केस हो गया, दोबारा कभी उन्होंने नोटिस का रिप्लाई नहीं किया, ना मैंने किया। अब तो कितना 4-5 साल हो गया, 9/20 की बात है ये, लॉकडाउन के 1 महीने पहले, और ये सब चल रहा था लॉकडाउन में। फिर दोबारा उन्होंने कभी परेशान नहीं किया। बड़ी क्लास नहीं करती, लेकिन अगर यही लोकल क्लास रही होती है तो मुझे मेरा जीना आराम कर देती। मैं बता रहा हूँ ना, उनको क्या करना है, रोज़ एक नोटिस पहुँचा देनी है, दिखाना पड़ेगा। यार एक तो कंस्टेंट का इक्वेशन बना रहा है, देख लो ये बनेगा कि नहीं बनेगा। एक को नीचे देखना है, एक को ऊपर देखना है। लो दोनों देखो, देखो आराम से। सी करेक्ट है। अरे चलो, जो तुम बोलोगे मैं टिक करता जाऊंगा। तुम देखो, अगर ध्यान से देख रहे हो ना, एडवांस स्टफ नहीं आता। तुम्हारे सामने क्वेश्चन है, बस तुम्हें लॉजिक कैसे लगाना है। और मैं इसलिए भी करवा रहा हूँ कि आपको ये भी समझ में आए क्या इस टाइप के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो तुम्हारी गलती है, करो। मेन सिंगल कॉन्सेप्ट पे रहता है। हाँ भाई, क्या सॉल्व किया कि ऐसे खाली दिखा रहे हो? तेरी बात तो मानूंगा, तू फिर खाने लगा। भगा दूंगा अगर अब खाया तो। तुम लोग खाने में कितना पीछे रहते हो यार। 2 ही है। पहले वाला देखो, a block of mass 2m is attached to a massless spring और with spring constant k. ओके, ये spring constant k है। The block is connected to 2 other blocks of mass m and m 2m using massless spring. The acceleration of
The blocks are A1, A2 and A3. Okay. The system is released from rest with the spring in its unstretched state. The maximum extension in the spring extension of the spring is x naught. Okay. Which of the following options is are correct? G is this. ऑप्शंस में क्या क्या पूछा है? एक्स नॉट की वैल्यू के साथ पूछा है और कंस्ट्रेंट। एक काम कर लो, इक्वेशंस बना लेते हैं। अगर इक्वेशन बनाओगे तो ये क्या आएगा? टी टी 2t और इधर मान लो मैक्सिमम एक्सटेंशन आ गया एक्स नॉट, या एक्स करके मानना है। एक्स नॉट मैक्सिमम है ना? हाँ मैक्सिमम है, तो एक्स मान लो किसी भी इंस्टेंट पे, क्योंकि एक्स नॉट की वैल्यू के साथ ही पूछा है ना चीज। मैं दिख नहीं रहा ऑप्शन मुझे, जो भी होगा देख लेंगे। नीचे आएगा 2mg, इक्वेशन लिख डालो। 2mg माइनस टी 2ma3, ये भी नीचे ही जा रहा है। mg माइनस टी इज इक्वल टू ma2, 2t माइनस kx इज इक्वल टू 2ma1। करेक्ट ना? ठीक है क्या? अब एक कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं। देखो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट लगाना है। एक बात बताओ, अगर ये A1 से आगे जा रहा है तो क्या ये A1 से आगे गया तो ये वाला A1 से नीचे आएगा ऐसे? हाँ या ना? ये जो देख रहे हो ये वाली स्ट्रिंग जो M और 2m और ये A पुली से जुड़ा हुआ है, इसमें मैं ये वाला फार्मूला लगा दूं, एक्सेलरेशन ऑफ पुली इज इक्वल टू A1 प्लस A2 बाई 2, क्योंकि सिंगल स्ट्रिंग है काम चल जा रहा है। एक्सेलरेशन ऑफ पुली कितना है? माइनस A1 इज इक्वल टू माइनस A2 माइनस A3 बाई 2, तो ये आ रहा है माइनस 2A1 माइनस A2 माइनस A3, या सब जगह से माइनस हटा दो। तो जो कंस्ट्रेंट इक्वेशन आया वो आया है 2A1 इज इक्वल टू A2 प्लस A3। अच्छा आपको यार ऑप्शन कहाँ से मिले? अब गलती हो गई, ऑप्शन कहाँ से ढूंढूं? नीचे स्क्रॉल नहीं होगा ना, ये हट जाएगा पूरा। सेव तो मैं अब फोन में लॉगिन करूं? चलो फिर से लिख दूंगा, अब क्या ही कर सकता हूं। इक्वेशन तो ऐसे अपने को पता चला ना। एक इक्वेशन कौन सा आया था? टू A1 इज इक्वल टू A2 प्लस A3, ऐसा तो है नहीं। अच्छा आगे पीछे किया है। हाँ। और कह रहा है कि x नॉट की वैल्यू 4mg बाई k है। यार अब वो तीन जो चार इक्वेशन बन गए ना, चारों को सॉल्व करके x नॉट निकाल सकते हो। चारों इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे तो तुम्हें x नॉट मिल जाएगा। t वेरिएबल है, A1 A2 A3 वेरिएबल है, उन वेरिएबल को सॉल्व करोगे x नॉट मिल जाएगा तुम्हें। तो कांस्टेंट ही होगा ना, मैक्सिमम एक्सटेंशन तो कांस्टेंट ही होता है। When spring achieves an extension of this, the speed will become this। क्या करो उस केस में, जब स्प्रिंग में वो एक्सटेंशन आएगा तो बाकी ब्लॉक्स भी तो कुछ नीचे डिस्प्लेस हो जाएंगे ना, तो उस टाइम पे कितना कितना डिस्प्लेस हुआ उस सबकी वेलोसिटी निकालो और फिर फार्मूला लगाओ एनर्जी कंजर्वेशन का। हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, मतलब इनिशियल में क्या होगा जब ये एक्सटेंशन लेके आएगा तो हाफ के एक्स नॉट बाई 2 स्क्वायर प्लस उसी टाइम पे सारे और ब्लॉक्स जो है वो भी नीचे गए होंगे हाइट, कुछ कंस्टेंट से रिलेशन निकला है वो mgh प्लस mgh, सबकी टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम लिखोगे इनिशियल और फाइनल, आपको ये दिख जाएगा कि स्पीड ये आ रही है कि नहीं आ रही है।
नहीं नहीं, क्योंकि मूवेबल पुली है, वो फिक्स्ड पुली नहीं है, नहीं कर सकते, नहीं, मूवेबल पुली में ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती। इन दोनों सवालों में जो आंसर तुम्हें देखना है, अच्छा इसमें एक्सेलरेशन पूछा हुआ है यार, A1 आ ही जाएगा अपने आप ही, तुम निकाल के चेक कर लेना, अभी कर लोगे ना, क्या करना है, एनर्जी कंजर्वेशन से इक्वेशन चेक करने हैं। इसने क्या किया, कंस्ट्रेंट लगाया, हाँ ठीक है, कंस्ट्रेंट लगा दिया, फॉर द अदर ऑप्शंस यूज M इक्विवेलेंट। अच्छा उसने क्या किया पता है, उसने रेड्यूस्ड मास का सिस्टम इस्तेमाल किया होगा, M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2, M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2, उसने ये वाला फार्मूला लगा के M इक्विवेलेंट निकाल लिया, M इक्विवेलेंट निकाल के इन सबको एक मास बना दिया। लेकिन ज़रूरत नहीं है ऐसा करने की, मत करो, क्योंकि ऐसा करने के लिए तुम्हें इक्विवेलेंट आना चाहिए ना। इससे बेटर ये होता कि A1 A2 A3 में रिलेशन मिल गया है ना, जब तुम A1 A2 A3 सॉल्व कर लोगे तो आपको ये रिलेशन तो मिला है कि 2 टाइम्स ऑफ A1 इज इक्वल टू A2 प्लस A3। इसका मतलब अगर वो स्प्रिंग x0/2 नीचे गया है तो बाकी ब्लॉक्स का डिस्प्लेसमेंट तो मिल जाएगा ना तुम्हें, उससे कभी ज़्यादा अच्छा होगा। हाँ अगर आपको रेड्यूस मास का कॉन्सेप्ट अच्छे से आने लगा है, सेंटर ऑफ मास में बता दिया मैंने, तो आप उस पूरे जो मूवेबल पुली वाला पार्ट है उस पूरे को रिप्लेस कर सकते हो रेड्यूस्ड मास से। उससे क्या फायदा होगा कि ये x0, ये इसका एक और इसके एक्सेलरेशन में तुम्हें रिलेशन तो मिल ही गया है, इन दोनों के एक्सेलरेशन से क्या करोगे कि अगर ये x0/2 जाएगा तो ये कितना डिस्प्लेस होगा वो निकाल लो, फिर एनर्जी कंजर्वेशन ही लगाया होगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, समझ में आ रहा है उसने क्या किया, एनर्जी कंजर्वेशन का फार्मूला है। और ये लास्ट में क्या किया पता है, यहाँ पे V इज इक्वल टू A ओमेगा SHM का लगा दिया है, क्योंकि स्प्रिंग ऑसिलेट करना चालू कर देगी। गाली। और ये सवाल सबको आ गया, ये बताऊं कौन सा, क्या नहीं समझा, बताया ना अभी, वही तो बता रहा था यही सवाल। ये ऐसे दिया है, दूसरा जो इक्वेशन है वो कह रहा है व्हेन स्प्रिंग अचीव्स एन एक्सटेंशन ऑफ x0/2 फॉर द फर्स्ट टाइम। अगर इधर जा रहा है x0 तक जाएगा, x0/2 मतलब बीच में कहीं आएगा वो, जब ये x0/2 एक्सटेंड हुआ तो यहां कितना एक्सटेंशन आएगा ये निकाल लो, कंस्टेंट। अगर ये x0/2 से आगे गया तो ये ब्लॉक भी x0/2 से आगे गया होगा, ये ब्लॉक अगर x0/2 से आगे गया तो ये x0/2 से आगे गया होगा, इन दोनों का निकाल लो अभी। जैसे A1 प्लस A2/2 किया वैसे x1 प्लस x2/2 करो, ठीक है। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दो। दोनों का अलग अलग कैसे मिलेगा, एक साथ कंबाइंड सिस्टम मान के कर लो ना, क्योंकि कुछ बताया नहीं है तो मान लो दोनों एक ही लेवल पे हैं पहले, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का रेफरेंस लाइन एक ही है M और 2M का। हाँ वो बट उसके आगे कैसे, तो HS नीचे गए ना, तो दोनों का पहले तो इस पॉइंट को रेफरेंस लाइन मान लिया, तो पहले दोनों के पोटेंशियल एनर्जी 0 है, इसकी एनर्जी भी 0 है। बाद में जब ये x0/2 गया होगा तो हाफ के x0/2 स्क्वायर माइनस mgh माइनस 2mgh प्लस हाफ mv स्क्वायर। वो h कैसे निकालेंगे, अरे वही तो बताया स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से, x0/2 पुली का आगे नीचे जा रहा है ये पूरी नीचे जा रहा है ना, फिर x1 प्लस x2 मिला के कितना नीचे गए होंगे, हाँ वो x0/2 वही x हो जाएगा तुम्हारा। और अगर वैसा नहीं करने का मन है तो रेड्यूस्ड मास लगा लो, इस पूरे सिस्टम को हटा के तुम यहाँ बोलो यहाँ पे मास लगा है, तो समझो हाँ 2m1 m2 मतलब 2m स्क्वायर, क्या होता है फार्मूला m1 m2 बाई m1 प्लस m2, तो 2m स्क्वायर बाई 3m, तो 2m/3, तो यहाँ 2m/3 का एक मास रख दो, रख सकते हो। अगर ये x0/2 गया तो ये
2m/3 कितना नीचे जाएगा समझ में आ जाएगा, कितना नीचे जाएगा। अब रेफरेंस लाइन मान के अब तो सॉल्व कर लोगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वो ठीक है बट आपने जो तरीका बताया मत करो, बहुत कंफ्यूजन है, बाद में करा दूंगा। उसमें फिर हमेशा तो नहीं यूज कर सकते हो ऐसे सिस्टम में, हमेशा नहीं स्प्रिंग रहेगा तो कर पाओगे, किसी भी सिस्टम में स्प्रिंग होगा तो कर पाओगे, और इसमें नहीं होगा तो सिस्टम आसान हो जाएगा तुम्हारा। स्ट्रिंग में थोड़ी दिक्कत आएगी। बट वो डिस्प्लेसमेंट वाले से कैसे नहीं, जिसमें x1 + x2/2 = x0/2। हाँ तो 2 कैंसिल हो गया, अलग अलग से कैसे मिलेगा? तो वह ये थ्योरम लगाओ ना, तो नेट वर्क डन इसका होगा kx0/2, हाफ kx0/2 का स्क्वायर। यहाँ नेट वर्क डन हो जाएगा m + 2m, एक साथ वर्क डन होगा ना उनका टोटल। हाँ m + 2m होल मल्टीप्लाइड बाई g इंटू x1 + x2। छोड़ दो, मत करो, टाइम पास मत करो, नहीं हो रहा है बाद में करा दूंगा कभी, अभी रुक जाओ, अभी तुम्हारा कंस्ट्रेंट वैसे भी हिला पड़ा है, उतने उस लेवल में मत जाओ। ये समझो, कहाँ चले गए थे, ये समझा, ये आ गया सबको, ये सबको आ गया, गुड। A block of weight 100 Newton is suspended by a copper and steel wire of same cross sectional area this and length √3 meter and 1 meter respectively. Their other ends are fixed on a ceiling as shown in the figure. The angles subtended by copper and steel with ceiling are 30, 60. Okay. If elongation in copper wire is delta LC and steel wire में LS, the ratio of LC and LS Young's modulus of copper and steel wire दिया हुआ है। ओके तुम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स पढ़े हो क्या? पढ़ा है तुम लोगों ने, तो वो इक्वेशंस में रखो, एक बार तुम रखोगे F/, इसके लिए स्टील के लिए, और एक बार रखोगे कॉपर के लिए, उन दोनों से रेशियो निकाल लोगे तो हो गया। लेकिन इक्वेशंस कैसे पढ़ लिए, कहाँ पढ़ लिए? अच्छा हीट थर्मल बता दिया ना, 3 होते हैं, यंग्स बल्क और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। बल्क भी पढ़ा होगा ना, बल्क मॉडुलस तो पढ़ा ही होगा थोड़ा ही बहुत, वही -P/dV/V, चेंज इन प्रेशर। ये भाई हाँ करो, क्या फर्क पड़ता है, फोर्स तो फोर्स होता है। इलेक्ट्रिक फोर्स तो इतना पढ़ ही चुके हो ना, Q1Q2/r² या QE कर यार, न्यूमेरिकली पूछे बहुत अच्छा होता है, उसमें स्क्रॉल की झंझट नहीं होती। एडवांस के क्वेश्चंस लेंदी बना के तुम्हें डराते हैं खाली, हर चीज में से इतना नहीं दिख रहा है तुम्हें, आगे बैठो अंधे। आज कल सिखाया था ना, F = QE, 15 मिनट का पार्ट, वही प्रोमिनेंट वाला ही काम कर जाएगा, 15 मिनट वाला ही काम, तो छोटा सा ही काम कर जाएगा उसमें। अरे खाली F = QE लगाना है, यहाँ पे E तुम्हारा SHM जैसा इक्वेशन बना रहा है। देखो एक्चुअली ये सवाल सही पूछोगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का है, लेकिन तुम कर सकते हो, SHM पढ़ लिया ना। है क्या इसमें पहले वाला क्या डाउट हो गया उसमें? वायर में सीएम नहीं लेते ना, वायर में सीएम कहाँ होगा, मास थोड़ी दिया उसका। अच्छा तो फिर यहाँ पे जो फोर्स आ रहा है वो कैसे mg, मतलब दोनों में 100 आएगा हाँ सेम। हाँ या टेंशन लिखो ना, 2T
टी वो इक्वेशन बनाओ, ये वाले इक्वेशन बैलेंस करो, ये वाले इक्वेशन बैलेंस करो, तुम्हें टेंशन मिल जाएगा दोनों में कितना है। एफ की जगह टेंशन रख दो। हाँ पक्का लॉक कर दूं? और अगर गलत हुआ तो मैं वहां आके ना वही जिंदगी लॉक कर दूंगा मैं। ठीक लिखा है ना? ये मत बोलना कि आपने 10,000 लिख दिया। ये 500 गुना कैसे डिफरेंस आ रहा है? अरे 1-2 गुना डिफरेंस चलता है, 500 गुना डिफरेंस आ रहा है। और तू बोलेगा अभी मैं क्लोज था, बस 500 गुना तो था। 2000 3 डिजिट का ही तो फर्क है। वही तो सर, इतना फर्क तुम्हारे रैंक में पड़ जाए तो काम चलेगा? बस 3 ही डिजिट तो बोलो बोलो। मतलब अगर 20,000 आएगा तो उसको मैं कुछ नहीं 2 और बढ़ा करके 20 लाख कर देता हूँ। ठीक है गधा। नहीं तुम लोग ट्रिपल डिजिट रैंक लाने की सोचो अभी, अलग से लेक्चर मिल रहा है तो। हाँ डबल देखो एक बार बताऊं, सिंगल डिजिट कोई सोचता ही नहीं है। सिंगल डिजिट जो आते हैं ना वो लक पे निकल जाता है। मैंने ऑल इंडिया रैंक 9 को पढ़ाया है, वो पूरे साल जो है कभी सोचा भी नहीं होगा सिंगल डिजिट आएगा। वो भी तैयारी कर रहा था 100 के अंदर आ जाऊं, 500 उसका टारगेट था कि टॉप 500 के अंदर आना है। वो एक दिन अच्छा गया और लास्ट के 1 महीने अच्छे गए। उसको ऑर्गेनिक बिल्कुल नहीं समझता था। लास्ट के 1 महीने में उसने पता नहीं क्या किया कि उसको केमिस्ट्री में ही मार्क्स आए, 108 नंबर आए थे केमिस्ट्री में उसके 120 में से। ठीक है, और वही केमिस्ट्री उसका स्कोर बूस्ट करवा दिया। बाकी सब में तो ऐसे ही था 50 60 70 50 60 70, तो कुल मिला के उसके अच्छे मार्क्स आ गए ना, कि केमिस्ट्री ने बूस्ट कर दिया ना, इसका डबल स्कोर हो गया ऑलमोस्ट सबका। केमिस्ट्री में सबको 50 60 आते हैं, 70 आते हैं, उसको वहीं पे 38 का लीड लेके चला गया वो, और 10 10 20 20 नंबर का लीड फिजिक्स और मैथ्स में भी ले लिया होगा। तुम 60 70 मार्क्स का लीड ले लो, तुम टॉप कर गए। उसको भी नहीं पता था, उसको लास्ट टाइम तक वही रहा था केमिस्ट्री हरा देगी मुझे केमिस्ट्री, क्योंकि इंडिविजुअल परसेंटेज पासिंग बहुत दिक्कत होती है ना। कितने लोग हैं जो केमिस्ट्री क्वालिफाई नहीं कर पाते। हाँ ये नहीं आया क्या? क्या कह रहा है? अ पार्टिकल ऑफ मास दिस एंड चार्ज दिस इज इनिशियली एट रेस्ट एट टाइम t is equal to 0. The particle moves under the influence of electric field this, where E naught is this and omega is this. Consider the effect of only electrical force on the particle. The maximum speed in meter per second. यार मैक्सिमम स्पीड पूछा हुआ है। एक बात बताओ, इसमें फोर्स कितना आ जाएगा? F की वैल्यू क्या होती है? QE होता है। तो यहां से मैं अगर QE लिखूं, Q कितना दिया है 1, E कितना है E नॉट साइन ओमेगा t मतलब 10⁻³ यही दिया है ना। तो F की वैल्यू हो गई साइन 10⁻³ t। ठीक है, अगर F ये है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा F/m। m कितना है 10⁻³ 10⁻³ साइन 10³ t। ठीक है, ये एक्सेलरेशन आ गया। हाँ, और ये तुम्हारा तुम अगर समझ रहे होगे ना, तो ये तुम्हारा वो वाला कॉन्सेप्ट है। अरे वो वाला SHM वाला, A इज अ फंक्शन ऑफ साइन हो गया ना, तो ये ऑसिलेट कर रहा है। अब तुमसे पूछा मैक्सिमम स्पीड कैसा होगा, तो इस इक्वेशन को मैं ऐसे कंपेयर कर सकता हूँ ना, a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t कर सकता हूँ। तो a ओमेगा स्क्वायर कितना आ गया आपका 10³ और ओमेगा कितना दिया है 10³ भी दिया है ना, 10⁻⁶ इज इक्वल टू 10³ a इज इक्वल टू 10⁻⁻3। अब तुमसे मैक्सिमम स्पीड पूछा है, वो क्या होता है? तो कितना a कितना है, ओमेगा कितना आया? हाँ 2 कैसे आ रहा है?
कैलकुलेशन देखो। सर वो date by the particle at subsequent time कहाँ है? लास्ट का जो स्टेटमेंट है कंसीडर द नहीं then the maximum speed ओके, attained हाँ 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 सही है। सबसीक्वेंट टाइम में उसको क्या मैक्सिमम स्पीड चाहिए। सबसीक्वेंट टाइम का मतलब क्या होता है, कितने इंटरवल के बाद वो मैक्सिमम स्पीड लेके आ रहा होगा ना, 2 बार ना। तो ये v जो a ओमेगा किया है, ये इसका मैक्स स्पीड जो है वो 1 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ आएगा ही आएगा ना, मीन पोजीशन पे 1 है, वेलोसिटी मैक्सिमम होती है मीन पे। लेकिन तब इसमें सबसीक्वेंट टाइम का मतलब क्या है? सबसीक्वेंट की हिंदी क्या होती है जानते हो? 98 है हिंदी में, सिर्फ इसको बताओ बताओ महोदय, आप कष्ट करें इसका उत्तर देने का। इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही जटिल है। रट्टा मार के मैं बताए 10वीं के परसेंटेज से पिछले 2-3 सालों से मेरा भरोसा ही उठ गया है। मैं 99.2% वाला एक बच्चा था, हृदय मेहता, उसको पढ़ाया भाई। और ऐसा वैसा नहीं, वो कुलाबा में कोई स्कूल है, सेंट मैरी मदर मैरी कोई करके, ICSC, वहाँ पढ़ा और कोविड में बिना पेपर दिए पास हो गए ना, वो वाला बैच था उसका, 21 या 20, हाँ 22 का बैच ऐसा कुछ था। उसको स्कूल वाले ना 99.4% दिए थे। और एक दिन मैं ऐसे ट्रायंगल बना करके क्वेश्चन करा रहा था ना, ये 30 दिया था, ये कुछ तो दिया था, तो मैं बोला ये एंगल ये हो जाएगा, कह रहा सर हाउ, आई डोंट अंडरस्टैंड। तो मैंने ऐसे बताया, मैंने कहा बेटा ये x हो गया, वी नो दैट सम ऑफ ऑल 3 180 डिग्री डिस्प्ले करे। हाँ सर तो ऐसे बोलो ना। ऐसा बच्चा था, मैं सोचा सर पागल हो गए थे। साइन C प्लस साइन D लिखा था, वो क्या क्या पता, बोला साइन कॉमन C प्लस D उसको आया। तो मेरा भरोसा उठ गया है बच्चों के ऊपर से। तुम्हारे मार्क्स तुम 100% दे के आओ तो उसमें मैं मानता ही नहीं हूँ। अलग है भाई। और उसके पापा खुश हुए, उसको सरदार पटेल मिल गया, 92 परसेंटाइल मिल गया उसको मेंस में, और सरदार पटेल मिल गया उसको CET के थ्रू। उसके पापा अभी भी फ़ोन करते हैं, कभी बहुत पकाते हैं, आधे घंटे पकाते हैं, सर आपकी वजह से मिल गया सर, आप भगवान हो सर। और मैं सोचता हूँ उसको मिल गया ना, अब चुपचाप पढ़े। अब वो वहाँ मुझे कॉलेज का बता रहा है, सर क्या बढ़िया प्रोफेसर को तो समझ में आता है। कह रहा है यस सर। मैंने 2-3 चीज़ पूछी, क्या सर वो अभी पढ़ा नहीं है ना, अभी पढ़ना चालू करूँगा, वेरी गुड, तो पास हो जाएगा। उसको कुछ करना नहीं है, उसकी कंपनी चलती है, वही बैठेगा। हाँ 1 आया है, लेकिन 2 आना चाहिए ना, इसने क्या किया है, यही तो कर रहा है। देखो f की वैल्यू q0 sin ओमेगा t एट v मैक्सिमम f0 हो जाएगा। ओ v मैक्सिमम जहां होता है, SHM पढ़े हो ना, मीन पोजीशन पे v मैक्स होता है, मीन पोजीशन पे फोर्स 0 होता है। यहाँ पे फोर्स टाइम का फंक्शन आ रहा है, फोर्स इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो तुमसे पूछा है मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ होगी, तो df/dt को 0 करना पड़ेगा। लेकिन उससे भी आना चाहिए, एक ही बात तो कर रहे हैं हम लोग। तो उसने वही किया है, f को यहाँ पे देखो a बना दिया, dv/dt, a की वैल्यू वही आई जो अपने को आई थी, q0/m sin ओमेगा t। फिर अच्छा सब्सिक्वेंट का मतलब क्या होता है, मुझे वही समझ में आया तुम्हारा काम। ओ सब्सिक्वेंट मोशन का मतलब क्या है, एक इंटरवल। यही अपन ने गलती कर दी। मैक्सिमम स्पीड पूछा है, जैसे यहां से मैं इधर गया, दोबारा जब इसी पॉइंट पे आऊं तो उसमें मैक्स स्पीड पूछा हुआ है। तो सब्सिक्वेंट में देखो t/2 है, π/ω का मतलब t/2 ना, इसलिए इन्होंने इक्वेट किया है, 2 आ गया है। अपना ये 1 आ रहा था ना, डिफरेंस पूछा है बेसिकली। टाइम इंटरवल के बीच में मैक्सिमम स्पीड का क्या होगा, मतलब वेरिएशन क्या होगा, उसमें रेंज पूछा है। जो अपना 1 आया ना, एक बार 1 इधर जाने का टाइम आएगा, सब्सिक्वेंट के बाद 1 इधर भी आएगा, तो डिफरेंस कितना हुआ, 1 माइनस ऑफ -1, वो पूछा है। मैक्सिमम स्पीड का मतलब मैक्स सब्सिक्वेंट मोशन में मैक्सिमम स्पीड पूछा है। देखो सब्सिक्वेंट का मतलब जब दूसरी बार आएगा, उन दोनों के बीच का डिफरेंस हो रहा है स्पीड। अब 1 होना चाहिए, अगर मैक्सिमम स्पीड पूछोगे तो इसका v max तो 1 ही है, लेकिन सब्सिक्वेंट मोशन में वो 2 हो जा रहा है।
सबसीक्वेंट की हिंदी है जी, तुम्हें मुझे समझ में आता है, ढूंढ लेता हूँ, रुको। एक मिनट रुक जाओ। सबसीक्वेंट हाँ, सबसीक्वेंट का मतलब होता है मोशन, बाद का मोशन, बाद का, आफ्टर वो, मतलब एक तो t 0 पर होगा v मैक्सिमम 1, सबसीक्वेंट मतलब उसके बाद दोबारा उसी पर क्या होगा, डिफरेंस होगा, इसमें डिफरेंस पूछा हुआ है सबसीक्वेंट में। वो है ना कि उन्होंने एक टाइम पीरियड के आधे टाइम पीरियड में आधे टाइम पीरियड में क्या डिफरेंस है वो, जब सेम पोजीशन में वापस करेक्ट, सेम पोजीशन पे हर t/2 टाइम में कोई भी पार्टिकल वापस आता है। ये मत गलत करना, गलत मत करना, हो गया। ऐसे मुंह क्यों बना रहा है, दिख नहीं रहा है? कितना नंबर तुम्हारे चश्मे का? आगे बैठा करो। A solid horizontal surface is covered with a thin layer of oil. A rectangular mass of this attracts on this surface and impulse of applied so that start moving along the x-axis, velocity time t, the displacement of the block in meter. ये तो कर लोगे। वेलोसिटी दी हुई है, डिस्प्लेसमेंट पूछा है, v टाइम का फंक्शन दिया है, इम्पल्स लगा के दिया है, तो इम्पल्स क्या होता है, f इंटू डेल्टा टी। करो 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 करो। आज इन लोगों ने बड़ा गलत किया है, 10:30 तक यहाँ लेक्चर रखा है, 11 बजे पीटीएम रख दिया है। मौलिक सर भी आज पीटीएम में नहीं, मुझे अकेले ही रहना है। आज मैं पूरा मलाड में सबकी बात लगाने वाला हूँ। आज आएंगे अच्छे अच्छे लोग ना, आरव खन्ना, जैत्रा, हाँ अच्छे अच्छे, वो इंस्टाग्राम रील बताऊंगा ना आज मैं, अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं। ऋषि आएगा उसमें, नीट में और कौन आएगा, कोठारी तो ठीक है यार, वो ज़्यादा बोलूँगा वो आर्ग्यूमेंट करके मुझे पागल कर लेगा। अरे वो डाउट कर देता है मुझे, वो मुझे डाउटफुल कर देता है, वो उसको बताओ कि पक्का ना यही होगा, एक बार चेक कर लो फिर से। मेरे साथ केबीसी खेलता है, पक्का ना, सही से बताओ। आया? हाँ तुम लोग घर जाके ना एडवांस के पूरे क्वेश्चन कर लेना। मैं डीटीपी वाले को बोल लेता हूँ, बहुत दिन से छुट्टी पे थी ना, अभी आई है, कल ही आई थी श्वेता मैम, तो उनको माइनस लेगा क्या ये? $3.7 लॉक कर दूं? $6.3। आइए देखते हैं क्या कह रहा है ये सवाल। अ सॉलिड हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये तो खाली टाइम पास किया है, मास दिया है, रेस्ट पे है, इम्पल्स इतना लग रहा है, वेलोसिटी है v0 e raised to minus t/t is applied on the block at t is equal to 0, so that it starts moving along x direction with velocity this where v0 is constant। अच्छा ये बताओ यहां से मैं क्या कैलकुलेट कर सकता हूं? क्या मैं एक चीज जानता हूं, इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, तो मैं इसको ऐसे लिखूं, इम्पल्स की वैल्यू mv माइनस m इंटू 0,
लिख सकता हूं। तो क्या यहां से वेलोसिटी हो जाएगी जे बाई एम। ये कौन सी वेलोसिटी होगी? मैक्सिमम वाली। सर टाइम t is equal to 0 पे वेलोसिटी v नॉट होगा। मंदबुद्धि हो क्या? अब ये मैक्सिमम वेलोसिटी वी नॉट लिख रहा हूं, इसलिए मैंने ऐसा लिखा, टाइम का फंक्शन नहीं लिखा मैंने। तो वी नॉट जे कितना है 1, m कितना है 0.4, तो 10/4, 5/2, 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो v की वैल्यू कितनी आ गई? 2.5 e रेज टू माइनस t/t। सही है, वेरी गुड। ये आ गया अपने पास। डिस्प्लेसमेंट पूछा है, वो क्या लिखोगे? dx/dt, dx/dt 2.5 e रेज टू माइनस t/t, या dx इज इक्वल टू 2.5 को बाहर निकालो, e रेज टू माइनस t/t dt। इंटीग्रेट करना है कहां से कहां तक? अच्छा, क्या ये जो कैपिटल T लिखा है इसकी वैल्यू 4 दिया हुआ है आपको, कैपिटल T की वैल्यू 4 है, तो ये t/4 बन जाएगा सीधा। तो इसको मैं t/4 यही लिख देता हूं। और द डिस्प्लेसमेंट इन मीटर एट t इज इक्वल टू t, मतलब ये ऐसे 0 से लेके t। तो x इज इक्वल टू ये 2.5, इस पूरे को मैं t मान के सॉल्व कर पाऊंगा। तो e रेज टू t क्या होता है? e रेज टू x क्या होता है? e रेज टू x होता है। तो क्या ये बन जाएगा 2.5 e रेज टू माइनस t/4, लेकिन जिसको तुम t मान रहे हो उसको नीचे फिर से डिफरेंशिएट करोगे, माइनस t/4 को। ठीक है, तो ये आगे क्या बनेगा? अभी x इज इक्वल टू, ये तो -1/4 बन जाएगा, 4 ऊपर गया तो ये 10 बना देगा, e रेज टू माइनस t/4। तो x की ये वैल्यू आ गई। ठीक है क्या? अच्छा, इसने वैल्यू बोला हुआ है ना, ये लेना है e इनवर्स की वैल्यू 0.37, अब रख लेना। अच्छा, ओ सॉरी, लिमिट्स नहीं डाला ना, यहाँ लिमिट से 0 से t, करेक्ट, लिमिट नहीं डाला था हमने, तो लिमिट डाल दो। तो नीचे से सीधा सीधा -10 तो आ ही जाएगा, x की वैल्यू -10, और ये हो जाएगा, लिमिट रखोगे तो e रेज टू -1, क्योंकि t/4 बनेगा, माइनस e रेज टू 0। ठीक है, तो -10, 1/e की वैल्यू दी है तुम्हें -1, तो हो गया सॉल्व। 37 3 40, 0.63, तो माइनस माइनस प्लस 0.63 इंटू 10। ठीक है, टफ है। तुम एडवांस देखो, तुम्हें कॉन्फिडेंस तुम्हें बूस्ट होता हुआ दिखेगा। मैं तो ये टॉपिक इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि मैं इसको पढ़ाया। इसके सारे PYQs कितने होंगे कहीं दिखता है क्या? जितने भी होंगे, अगले लेक्चर में आओ तो NM पे टॉपिक करके आओ। अभी DTP वाली मैडम को मैं बोल दे रहा हूँ, वो तुम्हें अगले उसमें, अरे श्वेता मैडम है ना, क्या नाम है, मतलब जो करती हैं, उनको टाइपिंग के लिए काम दिया था, छुट्टी पे चली गई थी, अब आई है तो उनको दे देता हूँ कि काम तुम्हें वापस दे दे वो। तो आज तो नहीं मिल पाएगा, साफ साफ बात है, कल या परसों तक आपको मिल जाएगा। NLM के 35 से 40 क्वेश्चन, जिसमें सिंगल करेक्ट मल्टी करेक्ट सब होंगे। ठीक है, चलिए बाय। बोलो। हाँ, V0 मैक्सिमम वेलोसिटी आएगी ना। क्या होता है इम्पल्स? फाइनल माइनस इनिशियल। V0 क्या है? V0 एक कांस्टेंट है। तो जब t की वैल्यू कहाँ पे जाओगे? e रेज टू माइनस t/2, मतलब ग्राफ ऐसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन में डिक्रीजिंग फंक्शन है ना, तो V0 ही तो होगा तुम्हारा मैक्स वैल्यू, डिक्रीज हो रहा होगा ना उसके पास, तो t 0 पर मैक्स वैल्यू रखेगा। कोई भी वैल्यू
अगर एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रही है तो मैक्सिमम कब होगा? इनिशियल पॉइंट पे ना, t0 पर। तो t0 पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? v0 होगी। तो वही v0 तुम्हारी मैक्स वैल्यू हो गई ना, फाइनल में हो गया mv0 mv माइनस mv0। जब भी डिक्रीजिंग फंक्शन आएगा मैक्स वैल्यू तो v0 ही लेंगे ना, जो कांस्टेंट फंक्शन है। तो मैंने क्या लिखा? चेंज इन मोमेंटम। एकदम रेशियो 0 था, जैसे ही इंपल्स लगाया फाइनल कितना हो गया? mv0। फाइनली एमबी जस्ट आफ्टर फाइनली mv0 ही हुआ ना, टाइम के साथ बढ़ रहा है लेकिन मैक्सिमम कितना गया वो? मैक्सिमम है वो सर। वही तो भाई यहाँ से निकाल रहा हूँ, ये स्लोप डिक्रीजिंग ग्राफ का है। क्या खाया गया यार तुम? ये स्लोप डिक्रीजिंग ग्राफ का है। तो मैक्स वैल्यू कब होगी वेलोसिटी की? t0 पर। t0 का मतलब जस्ट आफ्टर इंपल्स अप्लाई वेलोसिटी मैक्सिमम है ना। तो जस्ट भी ऐसा सोचो, जस्ट बिफोर इंपल्स एंड जस्ट आफ्टर इंपल्स मोमेंटम इज कंजर्व। सॉरी, चेंज इन मोमेंटम जो लिख रहे हो वो कब लिख रहे हो? जस्ट बिफोर इंपल्सिव फोर्स एक्ट्स, जस्ट आफ्टर एक्ट्स। तो जस्ट बिफोर कितना है? जस्ट आफ्टर कितना होगा? जस्ट आफ्टर पर तो v0 ही होगा ना यार। तुम्हें एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ नहीं आ रहा है? कैसा ग्राफ बनाते हो? ऐसा ग्राफ बनाते हो ना। तो ये t0 पर ग्राफ तो यही आ रहा है ना। टाइम जो है सबसे कम टाइम पर जो वैल्यू आ रही है वो तो ये v0 ही रख रहा है ना। एक्सपोनेंट वाला ग्राफ तो ऐसा नेगेटिव एक्सपोनेंट से e⁻x नहीं है, माइनस x है। इसका मतलब वैल्यू डिक्रीज हो रही होगी, तो मैक्सिमम कब रही होगी? तो एकदम स्टार्टिंग में ना। अगर एक्सपोनेंशियली वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो मैक्सिमम कब होगी? तो स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? वही लिखा है मैंने, जस्ट आफ्टर इंपल्स। ये ऐसा तो जस्ट आफ्टर मतलब t0 ही मानेंगे, अप्रोचेस टू 0 होगा। अगर वो नहीं करना चाहते, t अप्रोचेस टू 0 ही होगा ना जस्ट आफ्टर का मतलब। हाँ ना, जस्ट 0.00001 सेकेंड जस्ट आफ्टर। तो अगर मैं जस्ट आफ्टर वेलोसिटी लिखूं तो e⁻ माइनस अप्रोक्सीमेटली 0/t, e⁻0 1/e⁻0 1। तो जस्ट आफ्टर वेलोसिटी कितनी आएगी? वही लिखा है। तो मुझे ऐसे भी समझ में आ रहा हो, कभी भी जब भी तुम्हारा टाइमली कोई वैल्यू एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा होता है, तुम्हें जो उसका इनिशियल वैल्यू दिया होता है ना, दैट विल बी द मैक्सिमम। हाँ, तो वही तो किया है। चेंज इन मोमेंटम जो होता है होता है। हाँ, फाइनल वेलोसिटी तो v0 क्यों आ गई? इम्पल्स उसने दिया, मतलब झटका दिया। झटका देने से चेंज वो फिर निकाल लेगा झटका ना, निकाल लिया फिर वैल्यू कम होना चालू होगी वेलोसिटी की। तो जैसे ही निकाल लिया फोर्स, उस टाइम पे क्या वेलोसिटी हुई होगी? वही तो इम्पल्स का इफेक्ट आया होगा। उसमें t = 0 ही लेंगे। हाँ हाँ, जो क्योंकि फोर्स हटा लेंगे ना, इम्पल्स का मतलब लगातार फोर्स तो लग नहीं रहा है, तो ये इम्पैक्ट है। और ये जो दिया हुआ है वो दिया कि इम्पल्स हटाने के बाद वेलोसिटी कम होना चालू होगी। तो इम्पल्स लगाने से v0 आया होगा, उसके बाद वेलोसिटी कम होना चालू होगी। समझा पक्का? ये पूरा करना अभी। कर लेना ये सब पूरा।